प्रस्तुत है आंतोन चेखव की लिखी कहानी डार्लिंग। गर्मी के दिन थे। ओलेंका अपने मकान के पिछले दरवाजे पर बैठी थी। यद्यपि उसे मक्खियाँ बहुत सता रही थीं, फिर भी यह सोचकर कि शाम बहुत जल्दी ही आने वाली है, वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी। पूर्व की ओर घने काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। कुकीन, जो ओलेंका के मकान में ही किराए का कमरा लेकर रहता था, बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वह ट्रिवोली नामक कंपनी का मैनेजर था। रोज रोज पानी, रोज रोज पानी। नाक में दम हो गया। कुकीन अपने ही आप कह रहा था, रोज कंपनी का नुकसान होता है। फिर ओलेंका की ओर मुड़कर बोला, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है। बिना खाए पिए रात भर परिश्रम करता हूँ ताकि नाटक में जरा सी गलती ना निकले। सोचते सोचते मर जाता हूँ, पर जानती हो फल क्या होता है? इतने ऊंचे दर्जे की चीज को कोई भी नहीं समझ पाता। जनता बेवकूफ़ी की बातों को दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। और फिर मौसम का यह हाल है। देखो ना, रोज शाम को पानी बरसने लगता है। मई की 10 तारीख से पानी शुरू हुआ और सारे जून भर रहा। जो पहले आते भी थे, वे अब इस पानी के मारे नहीं आते। कुछ भी नहीं मिलता। अभी नेताओं को देने के लिए रुपया कहाँ से लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन शाम को ठीक समय पर आकाश में फिर बादल इकट्ठे होने लगे। कुकीन लापरवाही से हंसकर बोला, जाने भी दो, चाहे मुझे और मेरी कंपनी को डुबा दे, पर मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है, जाने दो। अगर इस जीवन में मैं अभागा ही रहूँगा तो रहूँ। यदि सब अभिनेता मिलकर मेरे ऊपर मुकदमा चला दे तो कितना अच्छा हो। हा हा हा। तीसरे दिन फिर वही पानी। बेचारे कुकीन का हृदय रो रहा था। ओलेंका ने चुपचाप बहुत ध्यान से कुकीन की बातें सुनी। कभी कभी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़ते थे। ओलेंका को कुकीन से बहुत सहानुभूति थी। कुकीन एक नाटा, पीला और लंबे बालों वाला आदमी था। उसके बाल हमेशा बिखरे और मुंह उदास रहा करता था। उसकी आवाज बहुत पतली और तेज थी। ना ओलेंका अभी तक किसी न किसी को प्यार करती आई है। वह अपने जुड़के बीमार बाप को प्यार कर चुकी है, जो हमेशा अंधेरे कमरे में आराम कुर्सी पर लेटकर लंबी सांसें लिया करता था। वह अपनी चाची को प्यार कर चुकी है, जो साल भर में 1 या 2 बार व्यस्तता से ओलेंका को देखने आया करती थी। हाँ, उसके पहले उसने अपनी शिक्षक को प्यार किया था और अब वह कुकीन से प्रेम करती थी। ओलेंका चुप्पी और दयालु थी। उसके दुबले शरीर और पीले पर मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर लोग हंसकर कह देते, हाँ, कोई वैसी बुरी तो नहीं है। औरतें बातचीत करते करते उसे डार्लिंग कहकर संबोधित किया करती। उसका यह मकान, जो उसकी पैतृक संपत्ति थी और जिसमें वह बचपन से ही रह रही थी, ट्रिवोली नाटक कंपनी के पास जिप्सी रोड पर था। वह सुबह से शाम तक ट्रिवोली के गाने सुना करती थी। साथ ही साथ कुकीन का गुस्से से चिल्लाना भी सुन सकती थी। यह सब सुनकर उसका कोमल हृदय पिघल जाता। वह रात भर सो न सकती। जब एक पहर रात गए कुकीन घर लौटता तो वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसका दिल खुश करने की चेष्टा करती। अंत में उनकी शादी हो गई। दोनों प्रसन्न थे, पर ठीक शादी के दिन शाम को जोरों की वर्षा हुई और कुकीन के चेहरे से निराशा और ऊब के चिन्ह न मिटे। उनके दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। कंपनी का हिसाब रखना, थिएटर हॉल का निरीक्षण और तनख्वाह बांटना अब ओलेंका का काम था। अब जब वह अपनी सहेलियों से मिलती तो अपने थिएटर की ही चर्चा किया करती। वह कहा करती कि थिएटर दुनिया की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज है, और कहती थी कि सच्चा आनंद और सच्ची शिक्षा थिएटर के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। पर क्या तुम समझती हो कि जनता में यह समझने की शक्ति है? वह पूछा करती। जनता तो बेवकूफ़ी की बातों और दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। कल के खेल में जगह सब खाली थी। कल मैंने और कुकीन ने बहुत अच्छा खेल चुनकर दिया था, इसलिए अगर हम लोग कोई रद्दी हुए बेवकूफ़ी का खेल देते
तो हॉल में तिल भर भी जगह न बाकी रहती। कल हम लोग दिखलाने वाले हैं, अवश्य आना। अच्छा। वह रिहर्सल की देखभाल करती, अभिनेताओं की रालतियां सुधारती, गायकों को ठीक करती, और जब किसी पत्र में उस नाटक की बुराई निकलती तो वह घंटों रोती और उस पत्र के संपादक से बहस कर उसे गलत प्रमाणित करने के लिए दौड़ी जाती। थिएटर के अभिनेता उसे चाहते थे और डार्लिंग कहा करते थे। वह उनकी चिंताओं से स्वयं भी चिंतित थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देती थी। जाड़ों के दिन भी अच्छी तरह निकल गए। ओलेंका बहुत प्रसन्न थी और कुछ मोटी भी हो रही थी, पर कुकिन दिन पर दिन दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। रात दिन वह कंपनी के नुकसान की शिकायत किया करता था। यद्यपि जाड़ों में उसे नुकसान नहीं हुआ था, रात को उसे बड़े जोरों की खांसी उठती, तो ओलेंका तरह तरह की दवाएं देकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करती। कुछ दिनों बाद, थोड़े दिनों के लिए वह अपनी कंपनी के साथ मॉस्को चला गया। उसके चले जाने पर ओलेंका बहुत दुखी रहने लगी। खिड़की पर बैठकर रात भर वह आकाश की ओर देखा करती। कुकीन ने लिखा कि वह किसी कारणवश वह ईस्टर त्योहार के पहले घर न लौट सकेगा। उसके खत केवल ट्रिवोली के समाचारों से भरे रहते। ईस्टर के सोमवार के पहले एक दिन रात को न जाने किसने किवाड़ खटखटाए। रसोईया नींद से उठकर गिरते पड़ते दरवाजा खोलने गया। तार है, जल्दी दरवाजा खोलो, किसी ने बड़े रूखे स्वर में कहा। ओलेंका को उसके पहली कुकीन का एक तार मिल चुका था, पर न जाने क्यों इस बार उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने तार खोला। कुकीन की आज अचानक मृत्यु हो गई। आदेश की प्रतीक्षा है। अंतिम संस्कार मंगलवार को। तार में यही खबर थी। उस पर ऑपरा कंपनी के मैनेजर का हस्ताक्षर था। ओलेंका फूट फूट कर रो रही थी। आह बेचारे। कुकीन मॉस्को में मंगलवार को गाड़ा गया। बुधवार को ओलेंका घर वापस आ गई। आते ही वह पलंग पर गिर पड़ी और इतनी जोर से रोने लगी कि सड़क पर चलने वाले तक उसका रोना सुन सकते थे। उसके पड़ोसी उसके घर के सामने से निकलते तो कहते, बेचारी डार्लिंग कितना रो रही है। 3 महीने पश्चात एक दिन ओलेंका कहीं जा रही थी। उसके बगल में एक आदमी जा रहा था। वह लकड़ी के कारखाने का मैनेजर था। देखने से वह अमीर आदमी मालूम होता था। उसका नाम बेसिली था। ओलेंका बड़े दुख की बात है, वह धीरे धीरे कह रहा था। यदि कोई मर जाए तो ईश्वर की इच्छा समझकर चुप रह जाना चाहिए। अच्छा, जाता हूँ, नमस्कार। और वह चला गया। उसके बाद से ओलेंका सदैव उसी का ध्यान करने लगी। एक दिन बेसिली के एक रिश्तेदार ओलेंका से मिलने आई। ओलेंका ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। उस बुढ़िया ने बेसिली की तारीफ में ही सारा समय बिता दिया। उसके बाद एक दिन बेसिली स्वयं भी ओलेंका से मिलने आया। वह केवल 10 मिनट ठहरा, पर इस 10 मिनट की बातचीत ने ओलेंका पर बहुत प्रभाव डाला। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया की सलाह से दोनों की शादी हो गई थी। खाने तक कारखाने में रहता, फिर बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद ओलेंका उसका स्थान ग्रहण करती। कारखाने का हिसाब रखना, नौकरों को तनख्वाह बांटना अब उसका काम था। अब वह अपनी सखियों से लकड़ी के व्यापार और कारखाने के ही विषय में बातें किया करती थी। लकड़ी का दाम 20 रुपए सैकड़ा बढ़ रहा है, वह बड़े दुख से कहा करती। पहले मैं और वेस्ली जंगल से लकड़ी मंगा लेते थे, पर अब बेचारे वेस्ली को हर साल मालगेव शहर में जाना पड़ता है, उस पर चुंगी अलग से। अब उसके लिए संसार की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज लकड़ी थी। वेस्ली की राय और उसकी राय एक थी। वेस्ली को खेल तमाशे से नफरत थी, अतएव उसने भी तमाशों में जाना छोड़ दिया। अगर उसकी सखियां पूछती कि तुम घर के बाहर क्यों नहीं निकलती, थिएटर को क्यों नहीं देखती, तो वह गर्व से कहती, मुझे और वेस्ली को थिएटर में वक्त खराब करना पसंद नहीं। थिएटर जाना बिल्कुल मूर्खता है। एक दिन ओलेंका और वेस्ली गिरजे से लौट रहे थे। ओलेंका ने कहा, ईश्वर को बहुत धन्यवाद, हम लोगों का समय ठीक से कट रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब मेरी और वेस्ली की तरह सुख से रहे।
जब एक दिन बेसिली लकड़ी खरीदने मालगेव चला गया तो वह पागल सी हो गई। रोते रोते वह सारी रात बिता देती, दिन भर पागल सी रहती। कभी कभी सिमरनाव, जो मकान में किराए के कमरे में रहता था, उसे देखने जाया करता था। वह पशुओं का डॉक्टर था। वह ओलेंका को अपने जीवन की घटनाएं सुनाया करता या ताश खेला करता। उसकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का भी था, पर अब उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया था और अपने लड़के के लिए 40 रुपया हर महीने भेजा करता था। वह कहा करता था कि उसकी पत्नी बड़ी धोखेबाज थी, इसलिए उसे अलग होना पड़ा। ओलेंका को उससे सहानुभूति थी। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, ओलेंका वापस जाते हुए कहा करती थी। तुमने बहुत कष्ट उठाया, मेरा समय कट गया, किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं। जब सिमरनाव चला जाता तो वह बड़ी दुखी हो जाती कि रात भर सिमरना और उनकी पत्नी की दोस्ती करा देने के लिए तरह तरह के उपाय सोचा करती। वेस्ली के लौट आने पर एक दिन ओलेंका ने उसे सिमरनाव की दुखी कर देने वाली कहानी सुनाई। 6 साल तक ओलेंका और वेस्ली के दिन बड़े आनंद से कटे। एक दिन जाड़ों में वेस्ली किसी आवश्यक काम से नंगे सिर ही बाहर चला गया। लौट कर आया तो जुकाम हो गया और दूसरे ही दिन उसे पलंग पकड़ना पड़ा। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर ने उसकी दवा की, पर 4 महीने की बीमारी के बाद एक दिन वह मर गया। ओलेंका फिर विधवा हो गई। बेचारी ओलेंका दिन रात रोती रहती थी। वह केवल काले कपड़े पहनती और गिरजा के सिवाय कहीं भी न जाती। एक सन्यासिनी की तरह वह अपने दिन काट रही थी। वेस्ली की मृत्यु के 6 महीने बाद उसके शरीर से काले कपड़े उतरे। अब रोज सवेरे वह अपने रसोइये के साथ बाजार जाया करती थी। घर में वह क्या किया करती थी, यह केवल अंदाज से लोग जान सकते थे। वे लोग कई बार ओलेंका और सिमरनाव को बाग में बैठकर चाय पीते और बातें करते देख चुके थे। इसी से वे अंदाज लगाने की चेष्टा किया करते थे। एक दिन पशुओं के डॉक्टर सिमरनाव ने कहा, तुम्हारे शहर में अच्छा इंतजाम नहीं है, लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, जानवरों की भी देखभाल ठीक तरह से नहीं होती। अब वह सिमरनाव की बातें दोहराया करती और प्रत्येक चीज के बारे में जो उसकी राय होती वही ओलेंका की भी। यदि ओलेंका के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो अभी तक सबकी घृणा का पात्र बन गई होती, पर ओलेंका के विषय में कोई भी ऐसा नहीं सोचता था। उसकी सखियां अब भी उसे डार्लिंग कहती थी और उससे सहानुभूति रखती थी। सिमरनाव अपने मित्रों और अफसरों को यह नहीं बतलाना चाहता था कि उससे और ओलेंका से मित्रता है, पर लेना के लिए किसी बात को गुप्त रखना असंभव है। जब डॉक्टर के अफसर या दोस्त उससे मिलने आते तो उनके लिए चाय बनाती और तरह तरह की बीमारियों के विषय में बातें किया करती। वह सिमरनाव के विषय में बातें किया करती। यह सिमरनाव के लिए असह्य था। उनके जाने के बाद वह ओलेंका का हाथ पकड़कर गुस्से से कहता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उन विषयों के बारे में बातें न किया करो जिन्हें तुम नहीं समझती। याद है या भूल गई? जब हम लोग बातें करते हैं तो तुम बीच में क्यों बोलती हो? मैं यह नहीं सह सकता। क्या तुम अपनी जीभ को बस में नहीं कर सकती? ओलेंका डर कर उसकी ओर देखती और दुखित होकर पूछती, फिर मैं किसके बारे में बातें किया करूँ सिमरनाव? फिर वह रोते रोते उससे क्षमा मांगती और फिर दोनों खुश हो जाते। ओलेंका सिमरनाव के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। सिमरनाव की बदली हो गई और उसे बहुत दूर जाना पड़ा। ओलेंका फिर अकेली थी। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसका पिता बहुत दिन पहले मर चुका था। वह दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। अब लोग उसे देखकर भी बिना कुछ कहे चले जाते। ओलेंका शाम को सीढ़ियों पर बैठकर टिम बोली के गाने सुना करती थी, पर अब उन गानों में उसे कुछ मतलब नहीं था। वह अब भी लकड़ी के कारखाने को देखती, पर उसे देखकर न वह दुखी होती न सुखी। खाना मानो उसे जबरदस्ती खाना पड़ता था। सबसे दुख की बात तो यह थी कि अब वह किसी भी चीज के बारे में राय नहीं देती थी। कुकीन, वेश्यली और पशुओं के डॉक्टर के साथ रहने के समय बिना सोचे अपनी राय दे देना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब वह सब कुछ देखती पर अपनी राय नहीं दे सकती थी।
धीरे धीरे सब और परिवर्तन हो गया। जिप्सी रोड अब एक बड़ा रास्ता बन गया है और ट्रिवोली और लकड़ी के कारखाने के स्थान पर अब बहुत से बड़े बड़े मकान बन गए हैं। ओलेंका बूढ़ी हो चली है, उसका घर भी कहीं कहीं टूट गया है। अब ओलेंका का रसोइया मरवा जो कहती वही वह मान लेती। जुलाई में एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओलेंका स्वयं ही दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर अचानक सिमरनाव को देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। पुरानी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी। अब वह अपने को न रोक सकी, दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। उसे यह पता ही न चला कि वह कैसे चाय पीने बैठ गई। वह बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अंत में बड़े कष्ट से वह बोली, तुम अचानक आ गए, मैंने नौकरी छोड़ दी है, सिमरनाव ने कहा, और अब मैं अपनी गृहस्थी यहीं बसाना चाहता हूँ। मेरे लड़के की उम्र अब स्कूल जाने लायक हो गई है, उसे स्कूल भी भेजना है। और हो तुम तो जानती ना होगी, मेरी स्त्री से मेरी सुलह हो गई है। तब वह कहाँ है? ओलेंका ने बहुत उत्सुकता पूर्वक पूछा। वह और लड़का दोनों अभी होटल में हैं। अभी मुझे घर खोजना है। हे भगवान, तुम इतनी तकलीफ क्यों करोगे? मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? क्या यह घर तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं, डरो मत, मैं एक पैसा भी किराया नहीं लूँगी। मेरे लिए एक कोना काफ़ी होगा, बाकी सब तुम ले लो। देखो ना, काफ़ी बड़ा मकान है। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? कहते कहते वह फिर रो पड़ी। दूसरे दिन तड़के उठकर ओलेंका ने घर की सफाई शुरू कर दी। घर की पुताई होने लगी। ओलेंका बड़ी उमंग से चारों ओर घूमकर देखभाल कर रही थी। थोड़ी देर में सिमरनाव, उसकी पत्नी और लड़का भी आ गए। सिमरनाव की पत्नी एक लंबी और दुबली स्त्री थी। सिमरनाव का लड़का मासा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत नाटा था। वह बड़ा बातूनी और शरारती था। मौसी, यही तुम्हारी बिल्ली है? उसने बड़े कौतूहल से पूछा। अच्छा मौसी, यह हमें दे दोगी? अम्मा चूहों से बड़ा डरती है, कहकर वह बड़े जोरों से हंसने लगा। ओलेंका को सासा बहुत पसंद आया। उसने उसे अपने हाथ से चाय पिलाई और फिर घुमाने ले गई। शाम को सासा अपना सबक याद करने बैठा। ओलेंका भी उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, बेटा तुम बड़े होशियार हो, बहुत सुंदर। सासा ओलेंका की बात की कुछ भी परवाह न कर अपनी ही धुन में कह रहा था। दीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है। ओलेंका ने भी कहा, दीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं। रात को खाने के समय वह सासा के माँ बाप से कहा करती कि सासा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोज भूगोल रटना पड़ता है। सासा अब स्कूल जाने लगा। उसकी माँ एक बार खेरकाब में अपनी बहन को देखने गई, फिर वहीं रह गई। बाप सारे दिन सारी शाम घर के बाहर रहता, रात को 9-10 बजे लौट कर आता। अतएव ओलेंका ही सासा को रखती थी। रोज सवेरे वह सासा के कमरे में जाती, उसे जगाने में उसे बड़ा दुख होता, पर उसे बेबस होकर जगाना ही पड़ता था। उसे जगाकर वह धीरे धीरे कहती, उठो बेटा, स्कूल का समय हो गया। सासा कुछ नाराजगी से उठता, मुँह हाथ धोकर कपड़े बदलता और फिर चाय पीने बैठ जाता। ओलेंका धीरे से डरते डरते कहती, बेटा तुमने कहानी ठीक तरह से याद नहीं की? सासा नाराज होकर कहता, तुम यहाँ से जाओ। ओलेंका उसकी ओर ऐसे देखती मानो वह किसी लंबी यात्रा पर जा रहा हो, फिर धीरे धीरे चली जाती। जब वह स्कूल जाने लगता तो वह थोड़ी दूर तक उसके पीछे पीछे जाती। सासा को वह पसंद नहीं था कि इतनी लंबी अधेड़ औरत उसके पीछे पीछे जाए, क्योंकि यदि उसका कोई साथी ओलेंका को उसके पीछे पीछे आते देख लेता तो उसे सब लड़कों के सामने बहुत बनाता। वह ओलेंका से कहता, मौसी तुम घर चली जाओ, मैं अकेले जा सकता हूँ। सासा को पहुँचाकर वह धीरे धीरे घर लौटती। रास्ते में यदि कोई मिलता और हालचाल पूछता तो वह कहती, स्कूल के मास्टर बड़े खराब होते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चों से बहुत मेहनत कराते हैं। सासा के स्कूल से लौटने पर वह उसे चाय पिलाती और घुमाने ले जाती।
रात को खाना खा चुकने पर उसे सुलाकर वह तब सोती। एक दिन वह सासा को सुलाकर स्वयं सोने जा रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओलेंका अब तार से बहुत डरने लगी थी, क्योंकि इसी तरह रात को कुकेन की मृत्यु का समाचार मिला था। इतने ही में उसने सुना, तार है, दरवाजा खोलो। उसने कांपते हुए हाथों से तार पर दस्तखत किया। तार खैरकोप से आया था। ओलेंका ने पढ़ा, सासा की माँ चाहती है कि सासा उसके पास खैरकोप चला आवे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।